एजुकेशन 9.0 में आपका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और घंटे का चिन्ह भी दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। आज की इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 एनसीएफ से जुड़े बहुत सारे पर्सन अपने देखते हैं पेपरों में या अपने रीट की बात करें तो इसमें पूछे जाते हैं या शिक्षक भर्ती में एनसीएफ से संबंधित जो पर्सन है वो पूछे जाते हैं। एनसीएफ का पूरा नाम आप सभी जानते ही हो, नेशनल करिकुलम फ्रेम यानी जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है, इसकी जो रूपरेखा है वो 2005 में दी गई। इससे जुड़े हुए अपने पर्सन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो आप भी साथ साथ में पेन कॉपी उठा लीजिए और इन प्रश्नों को आप नोट कर सकते हो। अपने रीट की तैयारी से संबंधित जो पांचों विषय है उनके एक एक करके मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, तो आप निरंतर मेरे चैनल से जुड़े रहें और आपके जो भी साथी रीट की तैयारी करने वाले हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जोड़ें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। पहला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत रखा गया। यानी एनसीएफ जो 2005 है वो गुणवत्ता आयाम किस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया था, यानी इसका जो मूल शीर्षक क्या था वो है बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार। यानी मेन जो इसका फ्रेमवर्क था वो ये था पाठ्यक्रम में सुधार करना, और किसको ध्यान में रखते हुए, बालकों को ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ एनसीएफ 2005 की जो मूल थीम थी वो ये थी कि पाठ्यक्रम में तो सुधार करना ही है, वो किसको ध्यान में रख के करना है, बालक को ध्यान में रख के करना है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है। अब देखो ये एक प्रश्न यहाँ देखो बन गया कि एनसीएफ 2005 जो निबंध जो उसका जो फ्रेमवर्क है वो किसके निबंध या किसकी रचना से या किसकी रचना के शब्दों से शुरू होता है, तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। वो है सभ्यता और प्रगति, है ना, निबंध है सभ्यता और प्रगति। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये मूल थीम है, जो शुरुआती एनसीएफ 2005 की जो थीम है वो इससे ली गई है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में बल दिया गया, यानी मुख्य जो फोकस है वो किस चीज़ पर है, शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया, 2005 में बनाया गया, जिसकी मूल थीम क्या थी कि पाठ्यक्रम में सुधार करना और बालकों को ध्यान में रख करके, बालकों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में सुधार करना। ये एनसीएफ 2005 की थीम थी। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति। अब देखो एनसीएफ 2005 किस समिति ने सुझाव दिया था, यशपाल समिति ने दिया था, और इसमें कुल कितने सदस्य थे, 38 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 38 सदस्यों से युक्त। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तो ये है शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के जो मूल उद्देश्य है उनकी प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में भाषा का क्या फॉर्मूला था, त्रिभाषा युक्त ये फॉर्मूला था, यानी 3 भाषाओं में इसका फॉर्मूला बनाया गया था, त्रिभाषी था, ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा है, यानी ये जो एनसीएफ जो फॉर्मूला बनाया गया है पाठ्यचर्या का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का, इसमें जो 3 भाषाएं हैं कौन कौन सी है, तो प्रथम तो है हिंदी भाषा, जिसे राष्ट्रीय राज्य की भाषा अपने कहते हैं। दूसरी है अंग्रेजी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और तीसरी जो स्थानीय भाषा है, जैसे पंजाबी होगी, संस्कृत होगी, तमिल होगी, है ना। ये 3 मुख्य भाषा है, पहली होगी हिंदी, दूसरी होगी इंग्लिश, और तीसरी जो स्थानीय भाषा है पंजाबी, संस्कृत, तमिल, ऐसे। अगला प्रश्न है,
विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज, यानी विद्यालय की शिक्षा में अब तक का सबसे, अब तक का मतलब 2019 तक का, 2019 तक का नवीनतम है वो एनसीएफ 2005 है। हालांकि अभी नई जो शिक्षा नीति का प्रारूप बन गया है वो एक अलग चीज़ है। इससे पहले अपने बात करें तो वो एनसीएफ 2005 ही है। अगला प्रश्न है, इस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था, यानी कौन से मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया था? वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। अगला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया था? प्रोफेसर यशपाल की समिति, एक इसकी अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने एनसीएफ 2005 तैयार किया था, जिसमें कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे, अभी हमने पढ़ा ऊपर। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम, यानी बिना कोई अंडर प्रेशर के सीखना। बालक को मुख्य ध्यान में रखते हुए उनकी जो इन्वायरमेंट है, उसका जो पारिस्थितिक जो बालक का जो स्तर है उसको ध्यान में रखते हुए बिना बर्डन के उसको सिखाना, लर्न करवाना। ये एनसीएफ 2005 की मुख्य थीम थी। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया कि सूचना को क्या माननीय से बचा जाए? तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है? यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है, कि कोई बच्चा गलती करेगा तो वो भी महत्वपूर्ण है, इस एनसीएफ में बताया गया है, क्योंकि वह किसी चीज़ के समाधान को पहचानने में ज़रूरी है। अब जैसे अपने बात कर लेते हैं, जैसे कोई बालक है, जैसे गणित में प्रतिशत जो प्रश्नमाला है उसको निकालने में वो सक्षम नहीं है, तो वो जब प्रतिशत से संबंधित सवाल हल करेगा तो उसकी गलती को पकड़ करके अपने उसका समाधान है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिना शिक्षा बिना बोझ के, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अभी हाल ही में अपने देखते हैं राजस्थान में जो शनिवार को नो बैग डे जो शुरू किया गया है ना, वो भी इसी थीम के ऊपर या इसे प्रेरणा लेके अपने यूँ बोल सकते हैं किया गया है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से 3 या 5 अपने लेके चलें, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र कैसा होना चाहिए? तो ये है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना। प्राथमिक स्तर पर गणित को शिक्षा का अगर हमें केंद्र बिंदु बनाना है, मुख्य उस पर ध्यान देना है, बच्चों को उसे जोड़ना है, तो वो है कि पढ़ाई के जो टॉपिक्स है उसको दैनिक जीवन से अपने को जोड़ना पड़ेगा, ताकि बालक और गहराई से उसको समझ सके। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वाकांक्षी का क्या मतलब होता है? महत्वाकांक्षी का मतलब होता है गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति करना। कहने का मतलब यही है कि उसको दैनिक जीवन से जोड़ना, उसका निहितार्थ बच्चे को बताना कि अपने क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज़। एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि एनसीएफ 2005 में गणित पर भी विशेष है वो बल दिया गया था, गणित पर विशेष फोकस किया गया था। अगला है, एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब है एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ना, ये चीज़ इस पर। एनसीएफ 2005 का कला शिक्षा को जोड़ना, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों में व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ा गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है? अधिगम, लर्निंग क्या है?
सीखना क्या है NCF 2005 के अनुसार? तो NCF 2005 के अनुसार मानसिक विकास, शिल्प कला केंद्र एवं व्यवहारिक ज्ञान, यानी सीखना, ये बहुत ही इसको डीपली समझाया गया है। मानसिक विकास के साथ साथ शिल्प कला केंद्र और व्यवहारिक ज्ञान, तीनों चीज़ें जब एक साथ होगी तभी है वो बालक का सर्वांगीण विकास है माना जाएगा NCF 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में मैं किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? NCF 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? कक्षा 10वीं की परीक्षा HC को ये इसमें सुझाव दिया गया था। NCF बल देती है, किस पर बल देती है? करके सीखने पर, यानी कोई भी चीज़ है वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जैसे अपने जिसे ABL बोलते हैं ना, ABL एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, करके सीखने पर इसमें बल दिया गया है। और इसी के मद्देनज़र अपने देखते हैं हर स्कूल में ABL कक्ष बना होता है जिसमें चित्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी? सामाजिक अध्ययन के लिए तो सभी स्तर के विद्यार्थियों में लैंगिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं वो बहुत ज़रूरी थे, कि सभी स्तर के बालकों को ये चीज़ें प्रोवाइड करानी बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो NCERT दिल्ली में आयोजित की गई थी NCF 2005 की कार्यशाला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ की, है ना? शिक्षा बिना बोझ के कब आए हुए विचार था? ये विचार कब से आया था? 1993 से आया था कि बिना बर्डन के वो एजुकेशन कराई जाए, शिक्षा अधिगम कराया जाए। तो ये सुझाव आया था 1993 में, और ये फॉलो कब से हुआ था? 2005 से हुआ था। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में कौन से सुधार को सुझाया गया था? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन को सुझाया गया था, लेकिन ये सुझाव इतना कारगर नहीं था। NCF 2005 में बताया गया है, NCF 2005 में क्या बताया गया है? कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ताकि इन चीज़ों से वो जागरूकता इनकी होनी जरूरी है। अगला प्रश्न है, जो करिकुलम शब्द है NCF 2005 में C फॉर करिकुलम जो बनता है वो शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अपने रीड से संबंधित हर टॉपिक पे मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं, रोज़ाना 20 से 30 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो जो भी भाई बंधु आपका जो साथी रीड की तैयारी करने वाला है, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश लेके आ रहे हैं हमारे चैनल से, उनको भी जोड़ें, आप भी निरंतर जुड़े रहें, ताकि आप रीड के पेपर में अच्छी उपलब्धि हासिल कर सको। अगला प्रश्न है, NCF 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया था? ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। देखो, ये बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं, ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, दोनों फॉर्मूलों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। मार्गदर्शन जो सिद्धांत दिया गया था उसमें क्या निहितार्थ है, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक अपने किसी बालक को कोई चीज़ उसके दैनिक जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ाएंगे, तब तक वो उसका वो लर्निंग अधिगम है वो पूर्ण रूप से अपने यूँ माने कि वो साकार नहीं होगा या उसका सदुपयोग नहीं होगा। तो ये अच्छा प्रश्न है। देखो, NCF 2005 के अनुसार जो मार्गदर्शन जो सिद्धांत है वो स्कूल के बाहरी जीवन से ज्ञान को जोड़ना इसमें शामिल है। तो आज के
अपने वीडियो में इतने ही। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।